एडवोकेट नवाज आजिम शहर का महंगा तरीन वकील था जिसने कत्ल के कई मुलजिमों को बरी करवाया था। एक बेवा की 15 साल बेटी को दो लड़कों ने ज्यादती के बाद कत्ल करके नहर में फेंक दिया था। तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने उन दो मुजरिमों को गिरफ्तार किया। लड़कों के वारिसों ने नवाज आजम से राब्ता किया तो उसने वारिसों को तसल्ली दी कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। जवानी में बच्चों से अक्सर ऐसा हो जाता है, मैं उनको रिहा करवा लूंगा। वकील साहिब ने उनके वारिसों से 50 लाख रुपए लेकर अदालत में उन लड़कों को बेगुनाह साबित किया और बरी करवाया। केस की कामयाबी के बाद वो अदालत से वापस जा रहे थे कि बेवा उसके सामने आई और फिर बेवा ने जोरी उठाकर उस वकील साहिब को बद्दुआएं देना शुरू की। वकील साहिब ने मुस्कुराकर कहा कि आज बद्दुआएं देने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मौसम काफी खराब है, तेरी बद्दुआ पहले आसमान से ही वापस आ जाएगी। उसने बेवा पर तंज करते हुए कहा कि जब अपनी बेटे की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती तो उसे पैदा ही क्यों करती हो। बेवा औरत रोती हुई घर वापस गई और अपनी छोटी बेटी का गला दबाकर खुद भी खुदकुशी कर ली। 11 साल बाद वकील की बेटी की शादी हुई तो नवाज आजम को शुरू में ही वकील बनने का शौक था। उसके गाँव में एक वकील था जिसकी बड़ी सी गाड़ी थी और एक बंगला भी था। सारे गाँव में उस वकील के लोग बहुत इज्जत करते थे। नवाज आजम शुरू से ही उससे बहुत ज्यादा मुतासिर था। शुरू में ही जिस खानदान में उसने आंखें खोली थी वो एक गरीब खानदान था। नवाज आजम का बाप उसी वकील के घर में मुलाजमत करता था। एक दिन ऐसे ही उसने अपने बाप से पूछा कि वकील साहब के पास इतनी माल दौलत कैसे है। उसके बाप ने नवाज आजम को बताया, बेटा वकील साहब अपने क्लाइंट का केस लड़ते हैं और अपनी मुहारत से वो केस जीत भी जाते हैं। नवाज आजम बाप से कहने लगा कि मैं भी बड़ा होकर वकील बनूंगा। उस पर उसके बाप ने नवाज आजिम को नसीहत की कि बेटा मैं जिंदा रहूं या ना रहूं मगर मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना, उसको अपने पल्ले बांध लेना। हमेशा मजलूमों का साथ देना, जालिम का साथ देने वाला खुद भी जालिम होता है और जुल्म का अंजाम बुरा होता है। मैंने उस वकील के बारे में सुना है कि ये हर उस शख्स का साथ देता है जिसके पास पैसा हो और वो हक पर हो या ना हो, इस बात की ये परवाह नहीं करता। मैं तुमसे फरियाद करता हूँ कि ऐसा कभी मत करना। उसने अपने बाप से वादा किया कि मैं हमेशा मजलूमों का साथ दूंगा। उसके बाप ने नवाज आजम को समझाने के लिए गांव के चौधरी की मिसाल दी। जब एक दिन गांव के गरीब किसान की बकरियां चौधरी की जमीन में चली गई, चौधरी के मुलाजिमों ने उसे बताया कि करीम की बकरियां आज भी हमारी फसलों में चली गई हैं। ये सुनकर चौधरी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और अपनी जमीनों की तरफ रवाना हुआ। उसकी गाड़ी में 3 से 4 शिकारी कुत्ते भी थे। वहां जाकर चौधरी किसान की बकरियों पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों की आवाज सुनकर किसान भागा आया और चौधरी साहिब के कदमों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा और कहा कि सरदार मुझसे गलती हो गई, मेरा बेटा छोटा नादान था, मैंने उसे बकरियां चराने के लिए भेजा था लेकिन उनकी हिफाजत ना कर सका और खेलने में लग गया। गलती से बकरियां आपकी खेत में चली गई हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूँ और आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि अगली दफा ऐसा कभी नहीं होगा। मगर चौधरी ने किसान को धक्का देकर दूर फेंक दिया और उसकी किसी बात का यकीन न किया। शिकारी कुत्ते बेचारी बकरियों पर हमला करते रहे। 4 से 5 बकरियां मौका पर ही हिलाक हो गई, जबकि काफी तादाद में किसान की बकरियां जख्मी हुई थी। चौधरी वहां से वापस चला गया। मास्टर जी को जब इस वाक़े का पता चला तो वो ताज़ियत के लिए किसान के पास आया और कहा, कब तक इन वडेरों के जुल्म को बर्दाश्त करते रहोगे, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, हम चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। ये सुनकर किसान ने इनकार कर दिया कि पहले ही उसने मेरी ये हालत कर दी है। अगर चौधरी को इस बात का इल्म हो गया कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तो वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मास्टर साहिब ने किसान से कहा कि आज अगर तुम इस जालिम वडेरे के सामने खड़े ना हुए तो कोई भी नहीं होगा। अगर आज तुम चले गए तो कल को बाकी गांव वालों में भी ये शऊर पैदा होगा कि हम कोई बेर बकरियां नहीं, चौधरी अपनी मर्जी से हम पर कैसे हुक्मरानी कर सकता है। हम भी खुदा की मखलूक हैं और आज़ाद हैं। मास्टर साहिब की नसीहत पर अमल करते हुए किसान मास्टर साहिब के साथ पुलिस स्टेशन चला गया और चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। थानेदार चौधरी का खास बंदा था। उसने चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। फिर किसान से कहा कि आप बेफिक्र होकर घर चले जाएं, मैं चौधरी के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा और हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन मास्टर साहिब और किसान जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो पीछे से थानेदार ने चौधरी को फोन किया और कहा कि आपके गांव के 2 आदमी आपकी शिकायत लेकर हमारे पास आए थे। चौधरी के पूछने पर थानेदार ने बताया कि एक मास्टर था और एक किसान था जिसकी बकरियां शायद आपके कुत्तों ने जख्मी की थी। ये सुनकर चौधरी को बहुत गुस्सा आया। उसने मास्टर साहिब और किसान को सबक सिखाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने मास्टर साहिब का ट्रांसफर दूर के इलाके में करवाया।
मगर ट्रांसफर करवाने से पहले उसने मास्टर साहिब की खूब मारपीट की। अपने मुलाजमों से कहा कि मास्टर साहिब का मुंह काला करके उसको गधे पर बिठाओ और सारे गांव की सैर करवाओ। बेचारा मास्टर गधे पर बैठकर बेबस होकर आंसू बहाता जा रहा था, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। हालांकि वहां मास्टर साहिब के तालब इलम भी थे और सर झुकाए खड़े थे और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उसके बाद चौधरी ने मास्टर साहिब से कहा, ओ मास्टर, देख ले अपने इलम की करामात। गांव के आधे नौजवान आपसे तालीम हासिल कर चुके हैं, लेकिन आपको इस हालत में देखकर वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और बाकी लोगों की तरह ये सब भी तमाशा देख रहे थे। तुझ जैसे मास्टर साहिब के इलम की कोई कदर नहीं, बस पैसा और ताकत का खेल है। मेरे पास पैसा है और ताकत है और इसी ताकत से मैं सारे गांव को खरीद सकता हूँ। ना सिर्फ गांव को खरीद सकता हूँ, बल्कि उनकी गैरत और उनके जमीर को भी खरीद सकता हूँ। गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद चौधरी ने मास्टर साहिब को गांव से निकाल दिया। मास्टर साहिब ने जाते वक्त गांव वालों से आखिरी खिताब किया और कहा कि जिस तरह आज तुम लोगों ने मेरा तमाशा देखा, कल एक एक करके सारे एक दूसरे का तमाशा देखोगे। जालिम के खिलाफ आप सब जितनी देर से खड़े होगे, उतना ही ज्यादा तुम लोगों को नुकसान होगा। इस वाक़े के बाद कोई उस्ताद उस गांव में पढ़ाने के लिए ना आया और कई सालों से वो स्कूल वीरान और गुंजान पड़ा रहा। नवाज आजम ने जब ये सुना तो बाप से पूछा, फिर चौधरी का अंजाम क्या हुआ? उसके वालिद ने बताया कि कुछ अरसा बाद चौधरी को फालिज का अटैक हुआ था। उसके अलावा वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुका था जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी सकता था। हालांकि वो प्यासा होता था, लेकिन जब भी वो पानी पीता तो पानी सीधा पेट में जमा हो जाता और उसका पेट फूल जाता और उसे शदीद दर्द होता। बेटा, मैंने वो दौर भी देखा है जब चौधरी का उस पूरे गांव में राज और रौब था। कोई शख्स चौधरी के खिलाफ बोल ही सकता था। जो भी चौधरी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता, वो उसे सबक सिखाता और उस पर ऐसा जुल्म करता कि वो दोबारा चौधरी के खिलाफ खड़ा ना हो पाता। मगर मैंने अपनी आंखों से उसका अंजाम भी देखा। उसका इबरतनाक अंजाम देखकर हर कोई अपने कानों को हाथ लगाता था। मालो दौलत होने के बावजूद ना वो कुछ खा सकता था और ना ही वो पी सकता था, जबकि वो जिंदा था, लेकिन खुराक की नालियों के जरिए गजा पहुंचती थी और वो तड़पते हुए बिस्तर पर 5 साल तक जिंदा रहा। मौत उससे रूठ चुकी थी। हालांकि वो मौत मांगता था। उसके दर्द की आवाजें सारा गांव सुनता और सारे गांव वाले यही दुआ करते थे कि ये कब मरेगा ताकि हम चैन की नींद सो सके। लिहाजा मैं तुम्हें भी यही नसीहत करूंगा, कभी जालिम मत बनना, ना ही जालिम का साथ देना, क्योंकि जालिम का साथ देने वाला भी जालिमों में ही शुमार होता है। नवाज आजम ने अपने बाप से वादा किया कि मैं हमेशा मजलूमों का साथ दूंगा। LLB करने के बाद वह कामयाब वकील बन गया। थोड़े ही अरसे में उसने शोहरत कमा ली, इतनी शोहरत कि सारा गांव उसके नाम से वाकिफ था। गरीब फैमिली का ये बच्चा शोहरत हजम ना कर पाया और जमीन पर ऐसे चलता था जैसे पूरी जमीन उसकी है। ना सिर्फ अकड़ कर चलता था, बल्कि उसके लहजे में भी तकब्बुर और गरूर सबको नजर आता था। वो जानता था कि वो हर केस जीत जाता है। जब हद से ज्यादा शोहरत मिली, तब वो अपने बाप की वो नसीहत भूल चुका था जो उसके बाप ने मरने से पहले उसको की थी। बाप जिंदा होता तो शायद अब भी अपने बेटे को नसीहत करता कि तू गलत रास्ते पर है, अंजाम से डरो, जिस अंजाम से हम सब बेखबर है। मगर चूंकि उसका वालिद दुनिया से वफात पा चुका था, लिहाजा अब वो खुलकर पैसा कमाने लगा। सियालकोट की अदालतों में लोगों की सबसे बड़ी तरजीह एडवोकेट नवाज आजम हुआ करता था। वो अपने कस्टमर से लाखों की फीसें लेता। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका रेट बढ़ रहा था। उसकी फीस वही लोग अफोर्ड कर सकते थे जो ज्यादा पैसा कमाने वाले थे, जिन्होंने अपना पैसा नाजायज तरीके से कमाया था। वो कत्ल के मुजरिमों को ही नहीं, बल्कि मुजरिमों को भी बाइज्जत बरी करवा लिया करता था। नवाज आजम के होते हुए शहर के मुजरिम सीना तान कर दंदनाते फिरते थे। उन्हें अब किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो जानते थे कि वो आज़ाद हो ही जाएंगे, क्योंकि नवाज आजम को पैसा देकर वो केस जीत जाते थे। और फिर एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग उसके पास आए थे और कहा, बेटा, वक्त बदल जाता है, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तुम खुदा का खौफ करो। तुम्हारा बाप एक शरीफ नेक इंसान था, मगर तुमने कई मुजरिमों का केस लड़ा और उन्हें बरी भी करवा दिया। तुम उन जालिमों के साथ देकर मजीद उन्हें ताकतवर बना रहे हो। नवाज आजम मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा जी, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आए, मैं आप लोगों का भी केस लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, लोगों की जिंदगियों से मुझे कोई मतलब नहीं। नवाज आजम ने उन बुजुर्गों को वापस भेजते हुए कहा कि दोबारा मेरे बंगले पर तभी आना जब आपके पास पैसे हों, वरना दोबारा मेरे बंगले पर आने की कोशिश नहीं करना। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी ये बात समझा दी थी कि ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की बिल्कुल इजाजत नहीं देना। ये जुलाई का महीना था जब एक बेवा औरत की लड़की नहर के किनारे पानी भर रही थी।
चौधरी का औबाश बेटा उस लड़की की ताक में था, मगर उसे मौका नहीं मिल रहा था। आज उसके पास मौका था कि वो लड़की को पकड़ सके। चौधरी का बेटा अपने दोस्तों के साथ लड़की के सामने आया, उसे गाड़ी में डाला और फिर गाड़ी भगा दी। चलती गाड़ी में उन्होंने लड़की की चीखों को छुपाने के लिए गाड़ी में साउंड सिस्टम बुलंद कर दिया था, ताकि किसी को भी शक न पड़े। चलती गाड़ी में वो लड़की को जाति का निशाना बनाते रहे। वो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुन रहा था। पुलिस की चौकी से गाड़ी गुजरी तो पुलिस वालों ने देखा कि ये तो चौधरी का बेटा है, और उन्हें इस बात का भी इल्म था कि गाड़ी के अंदर एक लड़की मौजूद है जो इनका शिकार बनी है। मगर इसके बावजूद उन्होंने लड़की की कोई मदद नहीं की, बल्कि मजाक में चौधरी के बेटे से ये भी कहा कि जब तुम लोग माल अच्छी तरह इस्तेमाल कर लो तो बचा कुचा माल हमें भी चखा देना। सब शराब के नशे में धुत थे और उनको लड़की की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था। वो लड़की को नोचते रहे। उसके बाद पुलिस की चौकी पर उसे फेंक कर चले गए। पुलिस वाले भी उसकी इज्जत के साथ खेलते रहे और फिर लड़की से कहा कि चुपचाप अपने घर चली जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मार देंगे। लड़की ने चिल्लाकर कहा कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगी, सारे शहर में जाकर तुम लोगों के करतूत बताऊंगी। एक पुलिस वाले ने चौधरी के बेटे को फोन कर दिया कि लड़की का खौफ अब खत्म हो चुका है, उसे मौत का अब कोई खौफ नहीं रहा। हमें इस बात का यकीन है कि ये आला हुकाम के पास जरूर जाएगी। किसी मीडिया वाले के हत्थे चढ़ गई, ना सिर्फ हमारी नौकरी हाथ से जाएगी बल्कि तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बताएगी। आजकल मीडिया का दौर है, हम तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, मगर तुम्हारा बाप भी इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। उसकी सियासत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस लड़की की वजह से तुम्हारे खानदान की बदनामी होगी। अब आप अगला हुक्म दे, उस लड़की के साथ क्या किया जाए। चौधरी के बेटे ने मुस्कुराकर कहा कि अगर वो बेखौफ है तो फिर तुम भी बेखौफ हो जाओ और उसे मार डालो। चौधरी के कहने पर पुलिस वालों ने उस लड़की को मारकर नहर में फेंक दिया। एक किसान अपने खेतों में पानी लगा रहा था। पानी में तैरती हुई लड़की की लाश उसे नजर आई। वो देखकर हैरान हो गया। किसान ने लड़की को पहचान लिया, क्योंकि उसकी माँ ने गांव के तमाम मस्जिदों में एलानात करवाए थे। वो बेचारी गरीब थी, अखबार में अपनी बेटी की गुमशुदगी का इश्तिहार नहीं दे सकती थी, लिहाजा गांव के तमाम मसाजिद में एलानात करवाए। लड़की की लाश को पानी से बाहर निकाला, फिर उसकी माँ को इतला दी। पूरा गांव लड़की के इस पुरअसरार कत्ल पर हैरान था और साथ साथ परेशान भी था, क्योंकि उनके अपने घरों में भी जवान बेटियां मौजूद हैं। कुछ मीडिया के लोगों ने उस औरत का साथ दिया। फिर तफ्तीश करने पर चौधरी के बेटे और उनके 2 साथियों को जेल की सजा हुई। ज्यादती के बाद लड़की को कत्ल करने के जुर्म में पुलिस वालों को भी पकड़ लिया गया। चौधरी अपने बेटे के लिए काफी परेशान हुआ और उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है, तो उसने अपनी गाड़ी दौड़ाई और सीधा नवाज आजम के बंगले पर जा पहुंचा। चौधरी कहने लगा, बच्चे से गलती हुई है, जवानी में अक्सर ऐसा हो जाता है। अब जैसे ही वो जेल से आजाद होगा तो मैं उसकी फौरन शादी कर दूंगा, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करे। यह सुनकर नवाज आजम हंसने लगा और कहा, चौधरी साहब, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, 50 लाख में आप लोगों का काम हो जाएगा। नवाज आजम ने उस चौधरी के बेटे का केस लड़ा और अपनी चालाकी और जहानत से वो केस जीतने में कामयाब हो गया। कत्ल का झूठा इल्जाम उसी किसान पर लगा दिया गया जो अक्सर उस नहर से अपनी जमीनों में पानी लगाता था। बेटे की रिहाई पर चौधरी ने नवाज आजम को गले लगा लिया और उसे अपने घर पर दावत दी। कहा, बेटे की रिहाई की खुशी में आज एक जश्न का एहतमाम किया जा रहा है, आपको भी खसूसी दावत दी जाती है। नवाज आजम खुशगवार मूड में अदालत के दायरे से बाहर आ रहा था कि वो बेवा औरत नवाज आजम के सामने आई और कहा कि खुदा का खौफ करो, मेरी मजलूम बेटी के कातिल पकड़े जा चुके थे, बजाय उनको फांसी के फंदे पर लटकाने के तुमने उनको रिहा करवा दिया। याद रखना, तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है और मुझे इस बात का यकीन है। नवाज आजम ने उसे कहा कि बुढ़िया, अपने रास्ते पर चली जा, मेरा रास्ता मत रोको। बेवा झोली उठाकर उसे बद्दुआएं देने लगी और कहने लगी, खुदा का कहर तुम पर नाजिल हो, तूने मुझे बर्बाद किया। नवाज आजम ने उस बेवा औरत का मजाक उड़ाया और कहा कि मुझे बद्दुआ देने की कोई जरूरत नहीं और तुम्हारी बद्दुआ पहले आसमान से ही वापस आ जाएगी, क्योंकि आज मौसम काफी खराब है और आसमान भी साफ नहीं है। बेवा औरत रोती हुई वापस जाने लगी तो नवाज आजम ने जाते जाते एक और उस पर तंज किया और कहा, अगर बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती तो उसे पैदा ही क्यों किया। ये वो बात थी जिसने उसका कलेजा जला डाला था। वो रोती हुई अपने घर में चली गई। उसने अपनी छोटी बेटी का गला दबाया और उसके बाद खुदकुशी करके अपनी जिंदगी भी खत्म कर दी। नवाज आजम बेखौफी से नाहक लोगों को जेल से आजाद करवाता रहा। अब तो हालात ऐसे थे कि बेकसूर और बेगुनाह लोग जेल में थे और उनका कसूर ये था कि उनके पास पैसा नहीं था, जबकि जराइम पेशा अफराद शहर में सांड की तरह दंदनाते फिर रहे थे। उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं था। वक्त बीतता चला गया
और नवाज आजम के बुरे वक्त का उस वक्त आगाज हुआ जब उसने शादी की। जिस औरत से उसने शादी की, दूसरे दिन वो घर से भाग चुकी थी। मीडिया पर यह खबर चलने लगी कि मशहूर वकील की बीवी उसे धोखा देकर शादी के दूसरे दिन ही घर से भाग गई। नवाज आजम अपनी बीवी से बदला लेना चाहता था। ये मौका था जब उसने जराइम पेशा अफराद का सहारा लिया, उन अफराद का सहारा लिया जिनको ये जेल से बरी करवाता था। कुछ गुंडों की मदद से वो अपनी बीवी को बाजियाब कराने में कामयाब हुआ। बीवी और उसके यार को एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। नवाज आजम ने उस शख्स को मरवा दिया, जबकि अपनी बीवी को मारकर अंधे कुएं में डाल दिया। उसे आज भी अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। आज भी वो यही समझता था कि उसके साथ बेवफाई करने का अंजाम सिर्फ मौत है, मगर वो भूल चुका था कि उसकी उम्र गुजरती जा रही थी। हर आने वाले दिन के साथ वो कमजोर हो रहा था। कुछ अर्सा बाद उसने दूसरी शादी की। अपनी बीवी को पहली बीवी के बारे में बताया कि उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी, और उसका अंजाम भी बताया। वो इसलिए ताकि दूसरी बीवी घर छोड़ने की हिम्मत न करे। डर की वजह से दूसरी बीवी ने घर से भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, लेकिन वो कब तक मकाफाते अमल से बच सकता था। उसकी पहली औलाद बेटी थी। बेटी जब जवान हुई तो उसने बाप का मुंह काला किया और घर से भागने के साथ साथ सारी रकम और काफी सारे जेवरात लेकर गई। बेटी के भागने पर उसने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे कसूरवार ठहराया कि तुम्हारी तरबियत में ही कोई कमी थी। बीवी ने रोते हुए कहा कि मेरी तरबियत में कौन सी खामी है। बात दरअसल ये है कि आपने अपने बच्चों को हराम खिलाया, पैसे की खातिर मजलूमों के बजाय जालिमों का साथ दिया और उन्हें जेल से आजाद करवाया। आप कैसे समझ सकते हैं कि नाजायज कमाई से आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं और आपकी औलाद नेक हो जाएगी। बीवी की अल्फाज उससे बर्दाश्त न हुए। ये पहली बार था जब बीवी उसके सामने बोली और उसे इसका असली चेहरा दिखाया। उसने अपनी बीवी को इतना मारा ताकि जख्मों को बर्दाश्त न करते हुए वो दुनिया से चल बसी। बड़ी ही चालाकी से उसने अपने इस जुर्म को भी छुपा लिया। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां जब बड़ी हुई तो बाप के साथ रहने की बजाय उन्होंने दूरी इख्तियार की। एक बेटी घर से भाग चुकी थी, दूसरी बेटी का भी हादसा हुआ और वो भी मर गई। तीसरी बेटी की शादी उसने जागीरदार के उसी बेटे से की जिसने बेवा औरत की बच्ची को बेआबरू किया था। बेटी कभी भी अपने बाप के घर न आई और अपने बाप को बद्दुआएं देने लगी कि उसने उस जालिम शख्स के साथ मेरी शादी क्यों की। बेटे शादी करके कनाडा में सेटल हो गए, मुड़कर कभी बाप की खैरियत दरियाफ्त तक न की। नवाज आजम अब बूढ़ा हो चुका था और इतने बड़े बंगले में वो मजदूरों के दरमियान अकेला रह रहा था। पिछले दिनों उनका बड़ा बेटा बीवी बच्चों के साथ अपनी साली की शादी पर पाकिस्तान आया था। रिश्तेदारों ने उसे शर्मिंदा करके अपने वालिद साहिब से मिलने के लिए मजबूर कर दिया और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बाप के साथ मिलने के लिए घर चला आया। उसके बाप के कमरे से शदीद बदबू आ रही थी क्योंकि रात को वो टॉयलेट नहीं जाता था। मुलाजमीन को आवाज देता तो वो अनसुनी कर देते और यूं पेशाब बिस्तर पर निकल जाता। बिस्तर धोना तो दूर की बात, मुलाजमीन बिस्तर बदलना भी मुनासिब नहीं समझते थे। यूं वकील साहिब उसी बदबूदार गीले बिस्तर पर जिंदगी गुजार रहे थे। जब उसका बेटा कमरे में दाखिल हुआ तो नाक पर रुमाल रखकर बिना बाप से मिले वापस मुड़ गया। चूंकि वकील साहिब को नजर नहीं आता था, उसकी बिनाई जा चुकी थी, लिहाजा उसका बेटा बाहर गया और सिक्योरिटी गार्ड को कुछ समझाया और कमरे में दाखिल किया। खुद नाक पर रुमाल रखे दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर बाप को सलाम किया और अपनी जगह मुलाजिम को आगे बढ़ा दिया। मुलाजिम ने जाकर बूढ़े वकील को गले से लगाया और बूढ़ा बेचारा नौकर को ही अपना बेटा समझकर चूमता रहा। बाद में बीवी बच्चों की बारी आई तो बीवी बच्चे भी इसी तरह दरवाजे की दहलीज पर खड़े रहे और मुलाजमा और उसके बच्चे वकील साहिब की बहू और पोते पोतियां बनकर उनको मिलते रहे। वकील साहिब उन्हें अपना खून समझकर दुआएं देते रहे। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट वकील का बेटा और बहू घर में रुके और फिर निकल गए। ना उन्होंने जाते हुए बाप को अलविदाई नजर से देखा, ना ही कोई बात की। जिन लोगों को वो बहू बेटा पोते पोतियां समझ रहा था, दर हकीकत में उनके घर के मुलाजमीन थे, क्योंकि उनके बेटे तो बाप के करीब जाना भी मुनासिब नहीं समझते थे। बेटे के इस रवैये को अपनाने में किसी और का नहीं बल्कि वकील साहिब का अपना ही हाथ था। इस कहानी से सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आई वो ये है कि माल और औलाद आजमाइश और फितना कैसे बने। दूसरी चीज ये समझ आई कि पेशा कोई भी हो मगर जालिम का साथ कभी नहीं देना चाहिए। तीसरी बात ये समझ आई कि अपनी औलाद को रिश्तों से प्यार और दूसरों का एहतराम करना सिखाओ। उनके दिल में कभी दौलत और ओहदे की लालच पैदा ना करो। यकीनन ये तीनों काम वकील साहिब ना कर सके, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इस वाक़े को पढ़ने और सुनने वाले जरूर इस हकायक का ख्याल रखें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वकील साहिब का वक्त तो अब गुजर गया, मगर हमारा और आपका वक्त अभी भी मौजूद है। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर
اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔